हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान वृक्षी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके गेट के अंदर क्वेश्चंस आए हैं उन सभी के सॉल्यूशंस। तो आपको यहाँ पर 2000 जब से भी गेट आपका यहाँ पर है उससे लेके अब तक 2025 तक के आपको सारे क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका 2005, ठीक है। गेट 2005 में देखिए ये क्वेश्चन आया था, आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी सॉलिड NaCl के लिए। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोल रहा है। सोडियम क्लोराइड मतलब आपका NaCl ही है। तो सॉलिड NaCl के लिए आपकी कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। तो देखो सबसे पहली बात, अगर हम सोडियम की बात करें या क्लोरीन की ही बात करें तो Na+ को अगर आप यहां पर देखोगे तो ये क्या है, ये क्या है भाई आपका नियॉन कॉन्फ़िगरेशन। और Cl- की अगर आप यहां पर बात करोगे तो ये क्या है आर्गन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोनों के दोनों ही कैसे हैं आपके नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सोडियम और क्लोराइड आयंस दोनों के दोनों इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अडॉप्ट करते हैं। पर उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें जब सॉलिड NaCl की। ठीक है, आप थोड़ा सा सोचिएगा, आपने ये बचपन से पढ़ा है कि जब भी हम सॉलिड NaCl में करंट पास करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो यहाँ पर कंडक्टिविटी शो नहीं करता है ना। ये आपने पढ़ा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी आयंस या चार्ज कैरियर ही नहीं होता है जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके यहाँ पर कंडक्टिविटी शो कर सके। ये आपने बचपन से पढ़ी है। यानी ये यहाँ पर क्या है, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अगर मैं इनडायरेक्टली इसको सॉलिड स्टेट की भाषा में कहूं तो ये एक तरह का क्या है, इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है वो आपसे, है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही तो पूछ रहा है वो आपसे। तो वैलेंस बैंड यहाँ पर फिल होता है। ठीक है, जब आप NaCl की बात करते हैं तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में ही होती हैं और इसकी वजह से इसके जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते, लेकिन बॉन्डिंग में ये कंप्लीटली फेल होते हैं। क्लियर है ये बात? तो वैलेंस बैंड पूरी तरह से फिल होता है। अगर आप वैलेंस बैंड की बात करें, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्टेंस बैंड है, तो देखो इनके बीच का ना एनर्जी गैप बहुत हाई होता है। इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है डेल्टा E, वो बहुत ही ज्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पर कंडक्टेंस शो नहीं होती है। और अगर आप यहाँ पर बात करोगे ना, तो जो वैलेंस बैंड होता है आपका, ये तो फिल्ड होता है कंप्लीटली। ठीक है, कंडक्शन होने के लिए क्या होता है भाई, यहाँ पर आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। कंडक्शन बैंड आपका क्या होता है, बिल्कुल कंप्लीटली एम्प्टी होता है। ठीक है, ये आपका एम्प्टी होता है, ये फिल्ड होता है। बस इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि ये जो एनर्जी गैप आपको यहाँ दिख रहा है ये बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अगर ये एनर्जी गैप कम हो जाए या फिर मैं टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकती है। और हाई टेम्परेचर पे आपका क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है ना, और इसीलिए आपका एनर्जी गैप भी यहाँ पर फुलफिल होना स्टार्ट होता है उस टाइम पे। तो कंडक्शन बैंड यहाँ पर फिल है, ये बात बिल्कुल गलत बोल रहा है, यानी यहाँ पर यही आपका करेक्ट आंसर होगा। कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, बिल्कुल ठीक बात है। बैलेंस बैंड फुल है, ये भी सही बात है। इसलिए ये तीनों आंसर आपके गलत हो जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट स्टेट मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, इसलिए ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो देखो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन वही आपसे पूछा गया है। आपको BCC दे दिया है, आपसे बोल रहा है एटॉमिक रेडियस कितनी होगी सेंटीमीटर में बता दो अगर एक एलिमेंट बॉडी सेंटर्ड में है, मॉलिक्यूलर वेट 137.3 ग्राम पर मोल है, डेंसिटी 3.62 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे दी है उसने। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला जानते हैं कि आपका जो डेंसिटी होती है ना वो होती है Z इंटू M बाय ए क्यूब। वैसे तो ए क्यूब लिखना गलत है, अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम लिखा जाएगा डिवाइड बाय Na। ये आपका एग्जैक्ट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको अलग अलग क्रिस्टल्स के लिए अलग अलग वॉल्यूम दी जाती है। अगर आप यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे तब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला ZM बाय ए क्यूब Na ये बन जाएगा, क्योंकि इसके लिए वॉल्यूम आपकी ए क्यूब होती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि डायरेक्टली वॉल्यूम अगर मैं ए क्यूब लिखूंगा तो भाई वो गलत स्टेटमेंट होगी, क्योंकि अगर आपसे कुछ और चीज पूछ ले, मोनोक्लिनिक वगैरह पूछ ले, तो मोनोक्लिनिक के लिए तो ये वॉल्यूम नहीं होती ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज नहीं करते हैं डायरेक्टली। बचा यहाँ पर तो क्यूबिक गैस में ए क्यूब ही लिख देता हूँ। अब मुझे पता है कि एक और रिलेशन, उसने रेडियस पूछा है ना, तो हमें ये पता है कि BCC के लिए √3a = 4r, ऐसे करके भी एक रिलेशन होता है ना, यहाँ पर एक रिलेशन होता है। तो मुझे R निकालना है अगर,
तो मैं पहले अगर ए यहां से कैलकुलेट कर लूं और उस ए की वैल्यू को यहां पुट करके आर निकाल सकता हूं डायरेक्टली। ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले ए क्यूब को इधर ले जाओ। जेड क्या है भाई, यहां पर आपका बीसीसी के लिए 2 होता है। मोलर मास उसने कितना दिया है, 137.3 ग्राम पर मोल। डिवाइड में आपकी डेंसिटी कितनी है, 3.62 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो उसने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो आपका आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा, तो इसलिए इस चीज को चेंज मत करो, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही है। फिर आपका एवोगैड्रो नंबर आ गया 6.023 इंटू 10⁻23। बस ये आ गया। अब देखो यहां से ए क्यूब आएगा आपका, पर मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए। तो क्यों ना मैं इस पूरी टर्म को 1/3 पावर से डिवाइड कर दूं। ठीक है, 1/3 ले लूं अगर इसकी पावर, तो यहां से मेरा ए आ जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली। तो चलो अगर आप यहां से सॉल्व करोगे ना, तो यहां से जब सॉल्व करने के बाद आपकी ए की वैल्यू आएगी, वो आएगी 5.01 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका ए आ जाएगा यहां से। अब मेरा यहां से ए आ चुका है, तो इस ए को मैं अगर यहां पुट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो बस अब इस चीज को यहां पर पुट कर दो। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, √3 इंटू 5.01 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू रेडियस। तो जब देखो यहां से सॉल्व करोगे, आपका यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा 2.2 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, और ये आपका सेंटीमीटर में ही आएगा। तो यहां से आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पर करना क्या था, बिल्कुल बेसिक सी बस वैल्यूज पुट करनी थी और कुछ नहीं करना। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो ये आपका 2006 का क्वेश्चन है। 2006 में देखिए अभी और क्या पूछा गया आपसे, अरेंजमेंट ऑफ सल्फर बताइए जिंक ब्लेंड के अंदर और वुर्जाइट स्ट्रक्चर के अंदर कैसा होगा। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि जब जिंक ब्लेंड की बात करते हैं और जिंक वुर्जाइट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर ब्लेंड लिख रहा हूं और इधर लिख रहा हूं वुर्जाइट। तो दोनों में ही आपका जो सल्फर होता है वो यहाँ पर क्रिस्टल्स को फॉर्म करता है ना, दोनों में क्रिस्टल को वही फॉर्म करता है। तो इधर जो आपका H2- होता है वो बनाता है FCC, और इधर की बात करें वुर्जाइट के लिए, तो यहां जो आपका सल्फर होता है ये बनाता है HCP, वो भी 3D। ठीक है, HCP3D। तो ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बस यही पूछ रहा है वैसे तो आपसे। अब इसके बाद फिर अगर आप आगे की बात करोगे, तो अब यहाँ पर ये जानते हैं कि जिंक 2+ जो होते हैं ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होते हैं दोनों के अंदर, ये दोनों में कॉमन है। जिंक 2+ दोनों में ही कॉमनली जाता है। बस पहली चीज होती है स्ट्रक्चर चेंज, तो FCC बनता है या HCP। तो ब्लेंड के लिए हमारा क्या बनेगा, CCP या फिर FCC। CCP को ही आप यहाँ पर FCC बोलते हैं, तो CCP। और वुर्जाइट के लिए बनेगा हेक्सागोनल क्लास क्लोज पैकिंग यानी HCP। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पहले हेक्सागन नहीं बनेगा, ठीक है, और सिंपल क्यूबिक तो किसी में भी नहीं बनता भाई, यहाँ सिंपल क्यूबिक तो किसी में भी नहीं बनता, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए 2007 में कोई क्वेश्चन नहीं था, गेट 2008 का क्वेश्चन है आपका। लैटिस पैरामीटर्स बता दीजिए मोनोक्लिनिक क्रिस्टल में क्या होंगे। तो अगर आप यहाँ पे मुझसे पूछेंगे भाई सर क्या होता है, कैसे कैसे याद होता है, मैं देखो मेरे तरीके से याद करने की बात करूं तो मैं ऐसे याद रखता हूं, CTOMHRT। अगर आप कोई और निमोनिक्स याद रखना चाहते हो तो वो कर सकते हो, मुझे ऐसे याद रहता है तो मैं ऐसे ही रखता हूं। C का मतलब हो गया भाई यहाँ पर क्यूबिक, ठीक है। यहाँ T का मतलब होता है आपका टेट्रागोनल। O का मतलब होगा भाई यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक। M होता है भाई आपका मोनोक्लिनिक। H आपका यहाँ पर हेक्सागोनल होता है। R आपका रोम्बोहेड्रल होता है। ठीक है, एक बार बता देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद फिर आपके साथ जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे वो मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करा दूंगा। T आपका लास्ट वाला ट्राइक्लिनिक होता है। अब देखो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ABC के रिलेशन देखो, तो सबसे पहले तो ABC तीनों में इक्वल लिख दो, ठीक है।
पहले वाला क्यूबिक अगर ए बी सी तीनों इक्वल है तो टेट्रागोनल में क्या होता है आपका, ए एक अनइक्वल हो जाता है, यानी ए बी इक्वल होते हैं और बी सी अनइक्वल। और ऑर्थोरोम्बिक में आप यहाँ पर दोनों को अनइक्वल कर दो, ठीक है। ये हो गया ए बी सी का रिलेशन। अब इसके बाद अगर आपको यहाँ पर बाकी के लिखने हैं तो ये जो आपने पैटर्न बनाया है इसी को जस्ट उल्टा लिख दो भी। तो आप उल्टा लिखोगे तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए बी इक्वल नॉट इक्वल टू सी और ए बी सी इक्वल। अब सोच रहे होंगे सर 3 और 3 तक को तो समझ आ गया, ये ट्राइक्लिनिक का क्या लिखेंगे? तो ट्राइक्लिनिक देखो सबसे अलग होता है, ठीक है, सबसे अलग मतलब इसमें कुछ भी ले लो सब आपस में अनइक्वल होते हैं, ठीक है। तो ए बी और सी तीनों आपस में अनइक्वल होते हैं। तो देखो कुछ रिलेशन के बेसिस पे कट रहा हो तो देखते हैं मोनोक्लिनिक में। तो मोनोक्लिनिक में हमने क्या देखा, तीनों अनइक्वल होने चाहिए। तो देखो ये वाले ऑप्शन तो खत्म हो गए यहाँ पर, है ना, ये ऑप्शन यहाँ से खत्म हो गए। अब मुझे ये दिख रहा है या तो ए बी सी के साथ बस अल्फा बीटा गामा के साथ कुछ खेल खेलना पड़ेंगे। अब आओ अल्फा बीटा के देखते हैं। तो अल्फा बीटा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सी टी और ओ के लिए आपका अल्फा बीटा और गामा ये तीनों इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, और इसीलिए इन तीनों को हम एक ग्रुप में जनरली बोल देते हैं, ठीक है। ग्रुप में मतलब क्या, मतलब याद रखने के लिए ग्रुप में रख लेता हूं मैं तो इसको, क्या आप इसको एक ग्रुप में रख सकते हैं कि इन तीनों का ही एंगल सेम होता है, बाकी कहीं ऐसा सेम नहीं होगा। फिर मोनोक्लिनिक की बात करोगे तो यहाँ पर आपका अल्फा और वैसे तो गामा इक्वल होता है आपका 90 डिग्री के, और जो बीटा होता है वो नॉट इक्वल टू होता है 90 डिग्री के। हेक्सागन की बात करेंगे तो देखो अभी तक गामा इक्वल था, अब यहाँ से बीटा को इक्वल कर दो तो अल्फा और बीटा 90 के इक्वल होंगे, और यहाँ गामा 90 के अनइक्वल नहीं होगा, बस यहाँ पर 120 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। रोम्बोहेड्रल की बात करोगे तो यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा तो इक्वल होंगे, लेकिन ये आपस में 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। और लास्ट वाला देखो ट्राइक्लिनिक, मैंने क्या कहा ये तो सबसे अलग है, तो यहाँ पर सबको पहले इक्वल लिखो और फिर लास्ट में सबके बीच में कांटा मार दो। तो ये हो गया भाई आपका ट्राइक्लिनिक का। तो आप चाहो तो इसे दो अलग अलग ग्रुप्स में ऐसे याद रख लो, और ट्राइक्लिनिक को कह दो सबसे अलग है ये, तो है ना, ये सबसे अलग है, और बाकी ये दो ग्रुप्स में ऐसे याद रख सकते हो आप। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है अल्फा गामा 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90। तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, देखो ये तीनों अनइक्वल ट्राइक्लिनिक में होते हैं, तो ये खत्म हो गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, अल्फा गामा 90 बीटा यहाँ पर नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। ये दिया नहीं है, बस अब इतने से काम चलाना है, तो बस इतना देख के आपका आंसर खत्म हो जाता है। तो एक बार बता दिया आपको, अब जो भी क्वेश्चन आएंगे हम इस टेबल को ही रेफर करेंगे और आंसर निकाल देंगे फटाफट से। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बताइए फॉर इलेक्ट्रॉन टू डिफ्रैक्ट फ्रॉम द 100 प्लेन्स। देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ना आपसे, यहाँ पर वो बोल रहा है कि मिनिमम वोल्टेज बताओ क्या होगी। तो जब भी आपसे मिनिमम वोल्टेज के बारे में पूछ लेना वो, तो सबसे पहले तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे डी ब्रोली हाइपोथेसिस से कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी होता है। हम उसे पी को अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, या तो मास वेलोसिटी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, या फिर जब हम इसको वोल्टेज की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसे अंडर रूट 2m EV इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, ये हमें मालूम है। अब देखो मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन का मास पता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻34 है ना। ई की वैल्यू भी मुझे मालूम होती है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, ये सब आपको मालूम होगा वैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पर, ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि 9.1 इंटू 10⁻34 किलोग्राम होगा। और जो आपका ये E है ये कुछ और नहीं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है, ये बात भी। V आपको निकालना है मिनिमम, ठीक है, ये V आपको यहां से कैलकुलेट करना है। मिनिमम निकालने के लिए एक कंडीशन बता देता हूं, जब भी आपसे पूछे ना मिनिमम क्या होगा, अब देखो अभी एक और चीज पता है कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है ना, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो मिनिमम के लिए आप n की वैल्यू को तो 1 रखोगे, है ना, ये बात तो कंफर्म है कि मिनिमम डिफ्रैक्शन पूछ रहा है, मतलब n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम रखोगे यानी 90 डिग्री। तो जब साइन 90 रखोगे यहाँ पर तो ये 1 हो जाएगा, तो आपका जो लैम्डा होगा वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा 2d के। तो बस इसी चीज को आप यहाँ पर यूज करोगे इस इक्वेशन के अंदर, समझ आ गया। यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 2d कैसे आया, n 1 है, साइन थीटा को 90 रखोगे साइन 90 1 हो जाता है,
तो लैम्डा इज इक्वल टू 2d हो गया। अब देखो इस फॉर्मूले में अगर आप इसको यूज करोगे लैम्डा को 2d के फॉर्म में, तो 2d इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट 2 MEV। बस v को इधर निकालना है, पहले स्क्वायर कर देते हैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं h स्क्वायर बाय 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 2 MEV। कोई दिक्कत? भाई 2d को मैं नीचे ले गया, h बाई 2d का स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ से, तो ऐसा हो गया। बस अब सारी वैल्यूज को रखना है v निकालने के लिए। v निकालने के लिए अब सारी वैल्यूज रख दो, h स्क्वायर, ठीक है, h स्क्वायर, तो h की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इसका स्क्वायर, फिर इसके नीचे आप क्या रखोगे भाई, नीचे आप लिखोगे 2, m है आपका 9.31 इंटू 10 की पावर माइनस 34, e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और नीचे ओके इसमें आई थिंक a की वैल्यू मिसिंग दे रखी है आपको, यहाँ पर a की वैल्यू भी है 351.8, ठीक है, ये आपका 351.8 ये आपकी मिसिंग है। ओके 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 ठीक है, ये आपकी मिसिंग है भाई। तो आपको यहाँ पर जो a की वैल्यू दी है वो 351.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मीटर दी है, ठीक है। या तो इसे ऐसे लिख लो, या फिर इसे चाहो तो माइक्रोमीटर वगैरह किसी और चीज में भी लिखना चाहो तो उसमें भी लिख सकते हो। सॉरी ये -6, एक सेकेंड, ओके आई थिंक कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक इन्होंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रखी है। 351.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16 दे रखा है ये। ओके चलिए मान लेते हैं ये दिया है इसने, ठीक है। तो यहाँ से आप d को कैलकुलेट कर लो पहले, ठीक है, यहाँ से d कैलकुलेट कर लो। तो d आप क्या लिखोगे, a बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। h की एल की वैल्यू कितनी दी है 100, यानी मैं a बाय अंडर रूट 1 लिख दूं या फिर d को डायरेक्टली a के ही इक्वल पुट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी -12, सॉरी पिकोमीटर में दिया है ये, ओके यही मैं कह रहा हूँ, कुछ कंफ्यूजन सी हो रही थी। ओके ये पिकोमीटर में गिवन है, 351.8 पिकोमीटर में दिया हुआ है आपको, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख लो, ये चीज यहाँ पर मिसिंग है कि 351.8 पिकोमीटर होता है। अब देखो ये d हमारा a के ही इक्वल है, यानी आपको d की वैल्यू 351.8 पिकोमीटर ही रखनी है। अब बस यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो d नीचे आ गया आपका 4d स्क्वायर, तो वो भी रख दो 4 इंटू 351.8 का स्क्वायर, और पिकोमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है, पिकोमीटर का स्क्वायर मतलब 10 की पावर माइनस 24 मीटर स्क्वायर। बस ये सारा का सारा आपको अब खेल सॉल्व करना है पड़ेगा। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना, जब यहाँ से आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स आपका सॉल्व करने के बाद बन जाएगा 3, ठीक है, यहाँ से ये पूरा अप्रोक्स सॉल्व करने के बाद ये बनेगा 3। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से आएगा वो है ऑप्शन डी 3, ठीक है। तो यहाँ पर ए मिसिंग था, उस चीज को यहाँ पर नोट कर लेना, और बस यहाँ पर पुट करना है सब कुछ, बस सारी वैल्यू पुट कर दोगे, आपकी जो v की वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी सब सॉल्व करने के बाद। ओके चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो देख लीजिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, फिर से आपका देखो ब्रैग्स इक्वेशन से ही क्वेश्चन है। एक्सरे पाउडर पैटर्न दिया है NaCl के लिए, थीटा इज इक्वल टू 15.87 डिग्री पे दिखा रहा है वो आपको, एक्सरे की वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम यूज करी है, स्पेसिंग बिटवीन द प्लेन्स पूछ रहा है इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1.54 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1.54 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, ये 1.54 एंगस्ट्रॉम ही दिया है आपको, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में ही रख देना सब कुछ। तो थीटा आपको दे दिया है, स्पेसिंग पूछ रहा है ना, स्पेसिंग पूछ रहा है अब आपसे बस। तो स्पेसिंग बताने में तो कुछ खास मुश्किल नहीं होगा इसमें। चलिए स्पेसिंग बताते हैं। तो पहले आप यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लीजिए। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, आपको यहाँ पर एन क्या है, 1 ही रखना पड़ेगा, कुछ गिवन नहीं है क्योंकि, है ना। लेमडा आपको दे दिया है, फिर थीटा की वैल्यू आपको दी है 15.87 डिग्री। तो मुझे पता है एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, तो मैं लेमडा डायरेक्टली लिख देता हूँ 1.54 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 2 इंटू, मुझे डी ही निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू रखनी है मुझे यहाँ पर 15.87 डिग्री से। ठीक है, तो बस यहाँ से डी कैलकुलेट कर लो। तो 1.54 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन 15.87 डिग्री, इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से आपका डी आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, आपका यहाँ से डी आ जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद ये बनेगा आपका 2.85 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी के लिए। ठीक है, यहाँ पर डी पूछा है इसने, ए नहीं पूछा है, ध्यान रखना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 2.85 के आसपास वैल्यू देखो कौन सी दिख रही है, मुझे ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर बोल सकता हूँ। ठीक है भाई, आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, देखो यही जो क्वेश्चन है ना आपका, जब बैंड थ्योरी की डेवलपमेंट होती है ना, तो वो इसी जगह पर फेल कर जाती है कि बैंड थ्योरी ना मैग्नीशियम को इंसुलेटर बोलती है, उसके अकॉर्डिंग इंसुलेटर है, लेकिन फिर भी हमें मालूम है कि मैग्नीशियम इंसुलेटर नहीं होता है, मैग्नीशियम एक अच्छा कंडक्टर होता है, बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है। तो वो क्यों होता है ऐसा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो, जब आप मैग्नीशियम की बात करते हो ना, जनरली आप यहाँ पर कहते हो कि कंडक्टर होने के लिए या तो आपका एनर्जी गैप बहुत ज्यादा कम होना चाहिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। ठीक है, ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड, और ये आपका वैलेंस बैंड, या तो इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होना चाहिए, या फिर अगर आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में यहाँ पर ओवरलैप कर जाता है, ठीक है, या तो देखो इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि या तो ये चीज आपस में ओवरलैप कर जाए कुछ इस तरह से, और जब ये ओवरलैप करती है तो यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के ओवरलैपिंग की वजह से भी ये अब कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो बैंड थ्योरी ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाती है, इसीलिए यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग आई है ना, ये इसकी वजह से ये कंडक्टेंस शो करता है, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए इसे को कंडक्टर बोला जाता है। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि जो वैलेंस बैंड है, ठीक है, अगर आप मैग्नीशियम की बात करोगे तो मैग्नीशियम क्या होता है भाई आपका 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2 3p0, है ना, यही होता है। 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इस तरह से फिल होते हैं। तो अगर आप यहां पर कहोगे तो देखो ये जो s ऑर्बिटल है ना, ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, ये वैलेंस बैंड है, और ये जो आपका कंडक्शन बैंड 3p0 वाला है ये कंप्लीटली खाली पड़ा है। तो आप कह सकते हो कि ओवरलैप होता है यहाँ पर फिल्ड 3s ऑर्बिटल्स का और एम्प्टी 3p ऑर्बिटल्स का, इस वजह से आपको यहाँ पर कंडक्टेंस शो दिखाई होती है यहाँ पर। ओके, तो फील्ड फील्ड वालों के बीच में कुछ नहीं होता है, ये जो वैलेंस बैंड है यहाँ पर ये तो भरा पड़ा है और ये यहाँ पर एम्प्टी है, ठीक है, कंडक्शन बैंड यहाँ पर एम्प्टी है, तभी तो होगा। अगर ये दोनों ही फुल हो जाएंगे तो फिर तो आपका यहाँ पर कंडक्शन शो ही नहीं करेगा ये, है ना। तो इसीलिए एक चीज एम्प्टी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को फिल ऊपर नीचे जाने के लिए, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे आपसे क्या बोल रहा है, बैंड स्ट्रक्चर बताइए एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा। तो अगर हम बात करें अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर्स की, तो जो आपका ये देखो, ये तो वो है जो अभी मैंने बताया आपको, क्या है ये, मैग्नीशियम के लिए जो आप कंडक्टर की बात करते हैं, ये क्या है भाई, कंडक्टर। अब उसने सेमीकंडक्टर कहा है तो कंडक्टर तो आना नहीं चाहिए, ठीक है, कंडक्टर,
कंडक्टर, तो ये तो कंडक्टर है, तो 4 तो पहले उड़ा दो। और अगर आप इसकी बात करोगे ना, ये पता है क्या है, ये सेमीकंडक्टर, अगर आप यहां पर इनको रेफरेंस लोगे तो ये वैसे सेमीकंडक्टर दिया है, लेकिन ये कैसा है भाई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये। ठीक है, ये क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे कि आप डायरेक्टली सिलिकॉन की बात करो, है ना, सिलिकॉन सिलिकॉन के आपस में बहुत सारे बॉन्ड बने हुए हैं, इस टाइप का ये सेमीकंडक्टर हो सकता है, कुछ इस तरह का। ओके, इसी को कहते हैं इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर। तो ये भी नहीं हो सकता, बात ही खत्म हो गई। जब भी आप बात करते हैं ना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, यानी एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की, तो हमेशा उनके बीच में आपको एक तीसरा बैंड भी दिखाई देता है। तो अगर आप पी टाइप की बात करोगे मेरे से, तो पी टाइप में आपका एक होल प्रेजेंट होता है, जो कि प्रेजेंट होता है आपका वैलेंस बैंड के पास। ठीक है, नीचे आपका क्या है, ये वैलेंस बैंड है, ये क्या है भाई, कंडक्शन बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये यहाँ पर वैलेंस बैंड है। तो जब पी टाइप की बात करते हो, तो ये जो होल दिख रहा है आपको खाली व्हाइट, मतलब यहाँ पर जो ये खाली के दिखा रहा है, तो ये एनर्जी ऑफ होल आपकी यहाँ पर क्लोज होती है वैलेंस बैंड के पास। और जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये पूरा शेड, ये यानी फील्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो यहां से आपकी ट्रांजिशंस होती हैं इस होल के अंदर, और इसीलिए आपको यहाँ पर कंडक्टेंस शो दिखाई देती है। लेकिन ये क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। लेकिन जब आप बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, तो एनर्जी ऑफ जो डोनर साइड बनती है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है आपका एन टाइप में, वो बनता है कंडक्शन बैंड के पास, और ये फील्ड इलेक्ट्रॉन ये यहां से ट्रांजिशन दिखाते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, और इसीलिए आपको यहाँ पर कंडक्टेंस शो होती है। और ये आपका एन टाइप के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ही बना हुआ है। तो यहां से मैं यहां पर साफ कह सकता हूं कि ऑप्शन जो ये फर्स्ट वाला है, ये ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक, कुछ खास मुश्किल तो नहीं आया ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है और मिलर इंडिसेस फॉर द फर्स्ट ब्रैग्स पीक। ठीक है, बस उसने देखो इतनी सी बात पढ़नी थी हमें, कि जो फर्स्ट ब्रैग्स पीक, इसके लिए मिलर इंडिसेस क्या होंगे, बस। यानी वो आपसे फर्स्ट ब्रैग्स पीक जो होगी वो कौन से प्लेन पे होगी, ये पूछना चाह रहा है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप एफसीसी की बात करते हो, ठीक है, तो वो आपके या तो ऑल ऑड वैल्यू होनी चाहिए, या फिर ऑल इवन की वैल्यू होनी चाहिए एफसीसी के अंदर, तभी आपको ब्रैग्स पीक दिखाई देती है। ठीक है, तभी आपको ब्रैग्स पीक दिखाई देती है एफसीसी के अंदर। तो ऑल ऑड और ऑल इवन के केसेस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर कौन कौन से दिख रहे हैं, पहली बात तो इनको ही उड़ा दो। देखो ये तो ऑड इवन मिक्स हो गया ना, काट दो। देखो ये भी ऑड इवन मिक्स हो गया, काट दो। स्मॉलेस्ट या तो 111 हो सकता है या 002 हो सकता है, क्योंकि ये ऑल इवन है और ये ऑल ऑड है। तो अब कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की बात करो। ठीक है, दोनों ही अलाउड है, देखो ये भी अलाउड है और ये भी अलाउड है, पर जिसकी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, ठीक है, अगर मैं इसकी निकालूं तो ये 1 + 1 + 1 यानी 3। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3। और दूसरा 002 वाले के लिए बात करूं तो ये है 111 वाले के लिए, और 002 वाले के लिए बात करोगे तो 4 आएगा, करके देख लेना। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होगा बस। तो यहां से जिसकी वैल्यू कम होगी वो यहां पर पहले पीक दिखाएगा, यानी सबसे पहली पीक आपकी 111 की होगी, उसके बाद आपकी जो पीक होगी वो 4 के लिए होगी, यानी 002 के लिए। तो ये आपका हो गया सेकंड पीक कौन सी होगी, तो ये आंसर करेक्ट हो सकता है। लेकिन उसने फर्स्ट पीक पूछी है, तो इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये ऐसा नहीं कि भाई मैं आपसे यहाँ पर सिर्फ क्या कहते हैं इसके लिए बोल रहा हूँ, एफसीसी के लिए, आप किसी के लिए भी निकालना चाहो ना, निकाल सकते हो ऐसे ही। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यूज निकालो, उसके अकॉर्डिंग देखो क्या वो अलाउड है या नहीं, और वो ही इसकी फर्स्ट थर्ड सेकंड पीक जो भी आप बोलना चाहो निकाल सकते हो। अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे तो ये बीसीसी में भी अलाउड है, ये आपका क्या है, बीसीसी में भी अलाउड है, अगर आप इसको ढंग से देखोगे, क्योंकि इवन होना चाहिए ना एच प्लस के प्लस एल की वैल्यू को। तो ये बीसीसी में भी अलाउड है और एफसीसी में भी अलाउड है, और ये एसटीसी में भी अलाउड है। ठीक है, तो ये बीसीसी के अंदर अगर आप गिनोगे तो ये उसकी सेकंड पीक होती है, बीसीसी के लिए ये इसकी सेकंड पीक होती है, और ये एफसीसी के लिए भी सेकंड पीक होती है।
ठीक है, बीसीसी और एफसीसी ये दोनों के लिए ही सेकंड पीक होती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए ये उसी टेबल का ही क्वेश्चन है, जो अभी मैंने आपको टेबल बताई थी उसी का क्वेश्चन है। अभी देखो अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री है ना, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है। तो मैंने क्या बोला था कि एक कॉम्बिनेशन होता है सी टी और ओ, यानी क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। इसी के लिए आपके अल्फा बीटा गामा 90 होते हैं। तो देखो सी और ओ और टी दिख रहा है मुझे, तो मोनोक्लिनिक को तो पहले उड़ाओ, ये उड़ गया जी। अब ए बी सी के ऊपर खेलना है मुझे। तो भाई हमें ये पता है वैसे तो कि क्यूबिक के लिए तीनों इक्वल होते हैं, तो इसे उड़ाओ। इसके लिए दो इक्वल होते हैं, एक अनइक्वल होते हैं, तो इसे भी उड़ा दो। आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक, क्योंकि इसी के लिए आपके तीनों आपस में अनइक्वल होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर देखो आपसे क्या बोल रहा है वो, एक मेटल क्रिस्टलाइज कर रहा है एफसीसी लैटिस पे, उसने लैटिस पैरामीटर दे दिया है 4.2, यानी ए की वैल्यू उसने 4.2 एंगस्ट्रॉम दे दी है, और एफसीसी बोल दिया है उसने ऑलरेडी। अब वो कह रहा है शॉर्टेस्ट एटम टू एटम कांटेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है वो। अरे यार मतलब आपसे पूछ रहा है क्या पता है, देखो ए की वैल्यू दे दी उसने 4.2 एंगस्ट्रॉम। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा एफसीसी के लिए। तो हमें पता है जब भी आप नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की बात करते हो, एन एंड डी की बात करते हो, तो एससीसी के लिए क्या होता है भाई, ए ही होता है ना। एससीसी के लिए क्या होता है भाई, ये ए ही होता है। फिर एफसीसी के लिए बात करूं मैं अगर, देखो वैसे एक्चुअली में बताऊं मैं, निकालते कैसे हो आप, हमेशा 2r के इक्वल रखो रिलेशन को। आपका ये मालूम है कि एससीसी का रिलेशन ये होता है, तो आपको जो भी वैल्यू निकालनी है ना 2r के इक्वल निकालनी है। रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे एससीसी में, तो 2r के इक्वल ए ही होता है, इसलिए ए ही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। एफसीसी की अगर बात करोगे तो 4r इज इक्वल टू √2a होता है कि नहीं होता। अब मुझे 2r निकालना है, तो मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 2r इज इक्वल टू √2a/2, और ये आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता है एफसीसी के लिए, यानी √2a/2। इसी को आप यहाँ पर a/√2 भी लिख देते हो, है ना। इसी को सॉल्व करने के बाद a/√2 भी लिख देते हो, तो जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो, √2a/2 लिख लो या a/√2 लिख लो। और अगर आप बीसीसी की बात करोगे, बीसीसी की बात करोगे तो आप बीसीसी में क्या लिखते हो, 4r इज इक्वल टू √3a, तो मेरा 2r किसके हो जाएगा इक्वल, √3a/2 के, और ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता है बीसीसी के लिए। तो बस ऐसे याद रख लेना, रिलेशन निकालो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हमेशा 2r के इक्वल लिख लो। ये सिर्फ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर की बात हो रही है, सेकंड और थर्ड की बात नहीं हो रही, ये बात ध्यान रख लेना। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर इसी के इक्वल आता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपसे कोई पूछ ले वो भी आपका उसी के इक्वल आएगा। एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6, तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर का भी 6 ही होगा। एफसीसी के लिए कितना होता है, 12, तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर के लिए 12 ही होगा। बीसीसी के लिए कितना होता है, 8, तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर के लिए भी 8 ही होगा। चलिए ये तो हो गई एक्स्ट्रा बात। अब हमें पूछा गया है भाई नियरेस्ट नेबर, तो नियरेस्ट नेबर आपका किसके इक्वल होगा भाई एफसीसी में, √2a/2 लिख लो या a/√2 लिख लो। ए की वैल्यू उसने 4.2 दे ही रखी है, ठीक है, 4.2 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 2, इसे सॉल्व कर लेना यहां से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.97 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 2.97 देख लो, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाते, तो 4.2 तो उसने ए ही दे रखा है ना। ए को डिवाइड बाय 2 करते तो 2.1 आता, तो ये दोनों तो पहले ही काट दो कि नीचे डिवाइड बाय 2 नहीं हो रहा है, a/√2 हो रहा है ना 1.4 से, तो आंसर इन दोनों में से आना था। अब वैसे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना था बाकी, ठीक है, बाकी इसको सॉल्व कर लेना था। 1.5 के आसपास डिवाइड करते तो आपका 2.9 बैठता, 2.4 तो आपका 1.2 या 1.3 से डिवाइड करते तब आता है, तब आता, सॉरी जब आप 1.8 या 1.9 से डिवाइड करते हैं तब आता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह है गेट 2014 का क्वेश्चन,
तो देखो आपसे पूछा गया इसमें, कह रहा है मॉलिब्डेनम जो है बीसीसी क्रिस्टलाइज कर रहा है और यूनिट सेल डायमेंशन इसकी 0.314 नैनोमीटर है। ठीक है, उसने ए की वैल्यू दे दी है। कंसीडरिंग द एटॉमिक मास ऑफ मॉलिब्डेनम टू बी 96, ठीक है, उसने एटॉमिक मास दे दिया है 96। तो पूछ रहा है डेंसिटी बताओ किलोग्राम पर मीटर क्यूब में क्या होगी। तो हमें यहाँ पर इसे एनएटी टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ये जानते हैं बात कि डेंसिटी आपकी क्या होती है, Z इंटू एम। अब देखो ये वैसे इसने बीसीसी बोल दिया है तो मैं यहाँ पर ए क्यूब एन ए डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ठीक है बिल्कुल। अब देख लो बीसीसी के लिए Z कितना होता है 2, उसने एटॉमिक मास दिया है 96, फिर ए की वैल्यू दी है 0.314 नैनोमीटर। तो मुझे नैनो को मीटर में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया भाई 10 की पावर मतलब इसका क्यूब 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो ग्राम पर मीटर क्यूब में आएगा, है ना, ग्राम पर मीटर क्यूब में आएगा क्योंकि यहाँ ग्राम में दिया हुआ है। अगर मुझे इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसे पहले 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई और कर दूंगा, तो अब ये मेरा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, या तो ऐसे सॉल्व कर लो या आपका डायरेक्टली किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ही आएगा। कैसे करते हैं पता है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो देखो किलोग्राम के लिए आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो 10 की पावर 3, तो मुझे ऐसी वैल्यू भी तो ऐसी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो चेंज ना लाए कुछ। तो मैं इसलिए 10 की पावर 3 को तो किलो लिख रहा हूँ और 10 की और -3 को आगे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना। आपका जो यहाँ से सॉल्व करने के बाद डेंसिटी बनेगी वो आएगी 10,137। ठीक है, ये आ जाएगा 10,137 किलोग्राम पर मीटर। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो इसीलिए मॉलिब्डेनम बहुत ही हाईली डेंस होता है। देख रहे हो 10,137 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। सेंटीमीटर में पूछोगे तो थोड़ी कम हो जाएगी। चलिए, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया 2015 में डिफेक्ट्स के ऊपर। तो पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट होगी। तो फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर आप बात करते हो, ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट की जब आप बात करते हो तो उसमें आप क्या कहते हो कि जी मेरा जो यहाँ पर एक क्रिस्टल है, ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके बने होंगे। मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो होता क्या है एक यहाँ से कैटायन जो है अपनी वैकेंसी क्रिएट करता है और अंदर ही कहीं ना कहीं छुप के बैठ जाता है, यानी यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट कर देता है और एक इंटरस्टिशियल साइट पे जाकर बैठ जाता है। इसी चीज को आप यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हो। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, कैटायन की वैकेंसी होती है और कैटायन इंटरस्टिशियल साइट पे जाकर बैठता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, उसने इनकरेक्ट पूछी है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है बिल्कुल। फिर फ्रैंकल डिफेक्ट इज एन एनायन वैकेंसी और कैटायन इंटरस्टिशियल। भाई मुझे बताओ अगर एनायन में वैकेंसी हुई है तो कैटायन कैसे इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ जाएगा, या तो एनायन ही बैठेगा ना। तो यही आपकी गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे स्टेटमेंट्स देख लो एक बार। सॉलिड की डेंसिटी यहाँ पर अनचेंज रहती है क्योंकि जो एटम बाहर से अंदर ही रुका है ना, बाहर तो नहीं गया क्रिस्टल से, तो यानी डेंसिटी आपकी एक जगह से दूसरी जगह की तरफ शिफ्ट हो सकती है लेकिन ओवरऑल डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता था। और डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज कर जाती है शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर एक पेयर ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है, एक पेयर ऑफ, जैसे तो पेयर बोलना ठीक नहीं है हर जगह पर हम जनरली बोलते हैं, तो पेयर ऑफ कैटायन एंड एनायन यहां से लीव कर जाता है क्रिस्टल से, और क्रिस्टल से लीव करने की वजह से एटम्स कम हो गए यानी मास कम हो गया, मास कम होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाती है। इसलिए शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर ये यहाँ पर डिक्रीज करती है डेंसिटी, लेकिन फ्रैंकल में कोई फर्क नहीं आता है, इसलिए ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन है आपका गेट 2015 का। देखो आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन दो प्लेन्स, ठीक है, दो लगातार कोई प्लेन होंगे उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब डी की वैल्यू पूछ रहा है 110 के लिए।
है ना। 110 के लिए डी की वैल्यू पूछ रहा है, बताओ यार इससे ज्यादा क्या बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डी क्या होता है, ए बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये क्यूबिक के लिए होता है, ये बात भी कान खोल के देख लो। उसने एससीसी के लिए पूछा इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, अगर ये क्यूबिक के लिए नहीं होता तो आपको अलग तरह से निकालना पड़ता। अब देखो 1 + 1 + 0, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, तो मैं √2 ही लिख सकता हूँ डायरेक्टली नीचे, और यही आपका देख लो करेक्ट आंसर है, 1/√2 यानी a/√2। ठीक है, कुछ मुश्किल था क्या इस क्वेश्चन में? ये D110 के लिए है, ठीक है, बताओ कुछ मुश्किल था क्या? a/√2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखो ये आपके डिफेक्ट तो है, लेकिन ये अब आपके स्टोइशियोमेट्रिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर हम आ चुके हैं। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड को मैं हीट कर रहा हूं, ठीक है, देखो जब आप NaCl को हीट करते हो ना इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर सी, तो होता क्या है, अंदर से जो क्लोरीन है, ठीक है, देखो ये सोडियम क्या करता है, सबसे पहले तो Na+ और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लीव करता है, ठीक है। इस लीव करने के वक्त यहां से आपको दिख रहा होगा कि Na+ की फॉर्म में ना ये निकल गया है। तो जब ये हीट होता है ना सरफेस के ऊपर, तो सरफेस के ऊपर Na के बहुत सारे वेपर्स डिपॉजिट हो जाते हैं प्लस फॉर्म में, कुछ इस तरह से। तो जो आसपास यहाँ पर क्लोरीन होगा ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं तो क्लोरीन होंगे, वो क्या करेंगे, इस क्लोरीन और इस सोडियम के बीच में इंटरेक्शन होगी और ये दोनों यहाँ से उड़ लेंगे, ये यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो सॉलिड में आपको दिखाई देगा एक जगह पर ना वैकेंसी क्रिएट हो गई है, बाकी सब कुछ ऐसा ही है जैसा था, बस यहाँ पर एक जगह पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब एक वैकेंसी क्रिएट होती है तो जो इलेक्ट्रॉन आपका ये साथ में निकला था ना, ये क्या करेगा, सोडियम तो निकल गया क्लोरीन को लेके, तो एक अंदर नेगेटिव चार्ज की कमी हुई है, उस नेगेटिव चार्ज की कमी पूरे करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन अंदर वैकेंसीज को फिल करता है। और इस फिलिंग के वक्त देखो, पहले तो ये फ्रैंकल और शॉर्ट की तो दूर दूर तक हो ही नहीं सकते, इन दोनों को तो पहले उड़ा दो। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अंदर आया है, ये इलेक्ट्रॉन ऑफ मूवमेंट्स करता है, और इस मूवमेंट की वजह से, ट्रांजिशन की वजह से आप यहाँ पर कलर्स देखते हैं अलग अलग, ठीक है। NaCl का येलो कलर आता है जो कि इसमें दिया हुआ भी है, वो NaCl का कलर इसी वजह से आता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर से उधर मूवमेंट करता रहता है, तो इस मूवमेंट की वजह से कलर्स आते हैं। NaCl का येलो आता है, LiCl का शायद पिंक होता है, KCl का शायद वायलेट कलर होता है, तो कलर्स वगैरह एक बार देख लेना। तो ये होता है रीजन F सेंटर की वजह से, जो आपका यहाँ पर क्रिएट हुआ है ना, इसी को बोलते हैं फार्ब सेंटर। फार्ब को ही आप यहाँ पर F सेंटर बोल देते हैं, इसलिए आपका C ऑप्शन करेक्ट है। देखो H सेंटर तो कुछ होता नहीं, F सेंटर ही आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो देखो बैंड थ्योरी के इतने क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब इतने क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, उसने एक बैंड स्ट्रक्चर पकड़ा दिया, ठीक है, एक आई थिंक एक, अच्छा एक ऑप्शन इसमें शायद मिसिंग हो गया है, एक ऑप्शन शायद मिसिंग हो गया है, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड बाय डोपिंग सिलिकॉन विद बोरोन होगा, ठीक है। यही चीज को बस पी टाइप के लिए यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, बस वो मिसिंग रह गई होगी मेरे ख्याल से। ये एन टाइप है ना, ऐसी पी टाइप को यहाँ पर लिख लेना, बस बाकी सब यही सेम स्टेटमेंट होगी। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये पी टाइप बना है, पहली बात ये तो मुझे साफ दिख रहा है ना कि ये पी टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। मिसिंग जो हुआ है मेरे ख्याल से वही आंसर तो नहीं है। हाँ, तो ये देखो ये फील्ड है वैलेंस बैंड, और उसके पास में ही एनर्जी का डोनर बना है, यानी ये एनर्जी ऑफ होल है। और ये किसमें होता है भाई, अभी बताया था कि ये पी टाइप के अंदर होता है, और अगर ये पी टाइप है तो यहाँ से एन टाइप वाले तो पहले ही ऑप्शन उड़ा दो, ठीक है। चाहो तो मैं इसे पी टाइप लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक एन टाइप वाला आप ऑप्शन समझ लेना कि बोरोन के साथ रह गया नीचे, तो मैं यहाँ से एन टाइप तो हो नहीं सकता, तो मान लेना एन टाइप वाला है यहाँ पर नीचे, इन दोनों को मैंने उड़ा दिया। अब पी टाइप है, ये कंफर्म है। अब पी टाइप सिलिकॉन के साथ कौन सी डोपिंग करूंगा तब बनेगा, तो हमें पता है सिलिकॉन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट होता है, 14th ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो मुझे अगर एन टाइप बनाना होता है तो मैं क्या करता हूं, एक एक्स्ट्रा ग्रुप वाला यानी आगे के ग्रुप राइट साइड वाले ग्रुप के एलिमेंट को लेता हूं, यानी सिलिकॉन के साथ आप यहां पर जनरली फॉस्फोरस ले लेते हो, है ना, यहां पर फॉस्फोरस ले लेते हो। और अगर आपको पी टाइप बनाना है तो आप लेफ्ट वाले ग्रुप में से लेते हो, यानी एल्यूमिनियम को लेते हो, ठीक है। या तो एल्यूमिनियम को ले लेते हो आप यहां पर, नहीं तो बोरोन्स वगैरह भी यूज होते हैं, क्योंकि बोरोन भी क्या है, 13th ग्रुप का ही एलिमेंट है। तो उसने पी और बी दिया, इसलिए मैं पी और बी के साथ कंपेयर कर देता हूं। तो पी टाइप बनाना है
तो आप बोरोन को डोप करो सिलिकॉन के साथ, और एन टाइप बनाना है तो फॉस्फोरस को डोप करो सिलिकॉन के साथ। तो यहाँ से बोरोन ही डोपिंग हुई होगी, तो यहाँ से बात खत्म हो गई भाई, सी भी गलत है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा डोपिंग सिलिकॉन विद बोरोन। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होगी, उस वजह से यहाँ पर एक होल क्रिएट होगा, और होल क्रिएट होने की वजह से देखो अभी सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में अच्छे खासे सारे 4 बॉन्ड बने हुए थे, है ना, इस तरह से चारों बॉन्ड बना के बैठे हुए थे कुछ इस तरह से। अब मान लो मैं इस सिलिकॉन की जगह यहाँ पर बोरोन ले आता, बोरोन क्या करता है भाई, सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर जो नीचे के सिलिकॉन्स होंगे जो यहाँ लगे होंगे, अब ये क्या सोचेंगे कि भाई मेरे पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब बोरोन यहाँ पर बॉन्ड ही नहीं बना सकता, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है, और अब ये होल में इलेक्ट्रॉन्स जो देखो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ है, वैलेंस बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड में, ये यहाँ पर फिलिंग करने के लिए बार बार भागा फीकी करते हैं, और इस वजह से आपकी कंडक्टेंस दिखाई देती है सेमीकंडक्टर्स के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, फिर से बैंड थ्योरी से ही है। देखो क्या बोल रहा है, जो आपका ये शेडेड वाला है ये आपका फील्ड बता रहा है, और जो अनशेडेड है वो आपका अनफिल्ड बता रहा है। पूछ रहा है करेक्ट बैंड डायग्राम फॉर मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम के पीछे फिर पड़ गए, मैग्नीशियम के ही पीछे पड़ा रहता है, तो मैग्नीशियम का हमें मालूम है एस और पी बैंड के बीच में जो ये एनर्जी गैप होता, तो भाई यहाँ पर ये तब भी कंडक्टर होता, लेकिन ये इसका रीजन नहीं होता है ना। कंडक्टर होने के लिए देखो ये हाफ फील्ड है, ये भी खत्म हो गया। हमें पता है 3s जो होता है यहाँ पर पूरी तरह से फिल्ड होता है 3s2, और 3p जो होता है वो यहाँ पर पूरी तरह से एम्प्टी होता है। तो देखो ये तो दोनों को ही फिल कर दिया इसने, देखो ये बात ही खत्म हो गई। अब देखो ये कह रहा है कि s तो कंप्लीटली फिल्ड है, और देखो p भी जो है ना वो आपस में यहाँ पर ओवरलैप करके बैठे हुए हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी का देखो 3s और 3p की एनर्जी का अगर आप गैप देखते हो यहाँ पर, तो ये ऑलमोस्ट ना इक्वली होती है यहाँ पर, इस वजह से इनकी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग वगैरह भी आपको यहाँ पर आइडिया होना चाहिए, तो ये समझ जाओगे आप इजीली, तो कुछ खास मुश्किल था नहीं इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं हम। देखो ये थोड़ा सा फिर बेसिक क्वेश्चन आ गया, आपसे क्या पूछ रहा है, पी एफ और आई जो है वो प्रिमिटिव फेस सेंटर और बॉडी सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लेटेस्ट टाइप ऑफ NaCl एंड CsCl वो क्या होगा। तो NaCl तो मतलब हर बच्चा जानने लगा है वो कि NaCl क्या होता है, आपका FCC होता है जी। NaCl आपका FCC होता है, ये तो हर कोई जानता है, मतलब आप बाहर से किसी को उठा के लाओगे ना वो भी बता देगा, तो ये तो समझ आता है मुझे जी, NaCl हो गया। पर सवाल ना कई बार ये CsCl वालों में बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। CsCl आप बचपन से ना कई बार पढ़ के आते हो कि ये BCC होता है, पर अगर आप यहाँ बात करोगे तो ये BCC नहीं होता है, ये चीज प्रूफ होती है जब आप स्ट्रक्चर फैक्टर वगैरह पढ़ते हो, ये आपका SCC स्ट्रक्चर दिखाता है। और अगर आप इसको ब्रैग्स लॉ के थ्रू भी आप यहाँ पर देखोगे ना, वैसे स्ट्रक्चर फैक्टर से इसको निकाला जाता है, आप स्ट्रक्चर फैक्टर जब इसका देखते हो ना तो वो 2 आता है, इसका जब स्ट्रक्चर फैक्टर देखते हो तो वो 2 आता है CsCl के लिए, और 2 आ रहा है इसका मतलब ये पक्का BCC रहा होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर फैक्टर 2 आ रहा है मतलब ये पक्का BCC रहा होगा लाउड रिफ्लेक्शन में। ओ सॉरी, स्ट्रक्चर फैक्टर सॉरी यहाँ पर 1 आता है, और 1 है तो इसका मतलब पक्का SCC होता है। अगर ये BCC होता तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर फैक्टर 2 आना चाहिए था, तो वो नहीं आता यहाँ पर, और ये बात यहाँ से कंफर्म भी हो जाती है। ठीक है, चलिए तो ये कंफर्म हो गया, NaCl तो F है, तो इन दोनों को तो पहले काटो, और ये BCC नहीं है तो ये I नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि P क्या है, प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यानी प्रिमिटिव, तो F एंड P आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चलो देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है CsCl और CaF2 के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो अगर दोनों के लिए बोल रहा है इनकरेक्ट, तो सबसे पहले पढ़ो क्या स्टेटमेंट, केटायंस इन बोथ सॉलिड एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो देखो जब आप CsCl की बात करते हो ना, तो Cl जो होता है आपका ये SCC फॉर्म करता है, और CS पॉजिटिव ये यहां पर इसके क्यूबिकल वॉइड में जाकर बैठता है। ठीक है, ये क्यूबिकल वॉइड में जाकर बैठता है। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहो तो वैसे तो हम इसको कैसे करते हैं,
चार्ज रेशो से निकाल लेते हैं, चार्ज रेशो से निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पर CS का लिख लो या Cl माइनस का लिख लो। इनका चार्ज रेशो क्या होगा? 1:1। ठीक है, ये चार्ज रेशो है। अगर ये चार्ज रेशो 1:1 है तो इनका, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं चार्ज रेशो। चार्ज रेशो अगर इसका इक्वल है, मतलब ऐसे 1:1 में आ रहा है, तो इनका कोऑर्डिनेशन रेशो भी 1:1 में ही आना चाहिए। अब मुझे ये पता चल गया है कि जो क्यूबिकल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है। क्लियर है? तो सीजियम का 8 है अगर, तो क्लोरीन का भी 8 होता है। ये बात भी यहां से नोट कर लेना। अगर कल को आपसे क्लोरीन का पूछ ले इसमें, तो 8 होता है उसका भी, ये भी ध्यान रख लेना। तो सीजियम का तो 8 होता है, ये बात कंफर्म है। फिर दूसरी बात करते हैं हम फ्लोरीन की। तो जब CaF2 की बात करोगे तो ये आपका फ्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। फ्लोराइड में जो आपका कैल्शियम होता है, ठीक है, जो आपका कैल्शियम होता है ये आपका FCC क्रिएट करता है। ठीक है, और जो फ्लोरीन होते हैं ये आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। चार्ज रेशो देखोगे तो ये होता है 2 और ये होता है 1। ठीक है, देखो ये +2 है और ये -1 है ना, तो 2 और 1 चार्ज रेशो हो गया इसका। चार्ज रेशो समझते हो? चार्ज रेशो मतलब ये +1 और -1, तो 1 1 लिख दिया मैंने। ये 2 और 1 है तो 2 और 1 लिख दिया मैंने, F माइनस को। अब कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई आपसे पूछ ले तो भाई फ्लोरीन आपको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठा है और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अगर इसका रेशो 1:2 में आ रहा है और 1:4 है यहाँ पर, तो इसका रेशो 2 है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 8 हो जाएगा। और ये बात यहाँ से भी कंफर्म हो रही है। क्लियर है? तो यानी एक कैल्शियम 8 फ्लोरीन्स को टच करके बैठता है जब भी वो CaF2 का क्रिस्टल बनाता है। तो देखो दोनों में ही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 8 आता है कैटायंस के लिए। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ये बात तो ठीक है, इसे हटा दो। अगला देखो क्या बोल रहा है। CaCl एक BCC टाइप का स्ट्रक्चर है ना, और CaF2 एक क्यूबिक क्लोज पैक यानी FCC टाइप का स्ट्रक्चर है। तो भाई देखो आप थोड़ा सा अगर वैसे सोचोगे तो हाँ, ये कैल्शियम क्लोराइड जो कैल्शियम होता है यहाँ पर FCC ज्योमेट्री बनाता है और फ्लोरीन फिर उसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाके बैठ जाता है। तो ये बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन CaCl BCC टाइप का है, ये बात गलत है। इसलिए बी स्टेटमेंट ही आपकी करेक्ट होगी। कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ना, तो CaCl आपका BCC नहीं SCC होता है। रेडियस रेशो की बात करो तो देखो रेडियस रेशो के अकॉर्डिंग देख लो, CaCl के बीच में रेडियस रेशो 0.93 के आसपास आ रहा है और हमें मालूम है अगर 0.732 से लेके 1 के बीच में आपकी रेडियस रेशो आ रही है तो वो पक्का क्यूबिकल वॉइड में जाकर बैठा होगा। और ये बात हम अभी पढ़ के आए, अभी देख कर आए। 0.73 आ रहा है। ठीक है, 0.73 आ रहा है। वेट अ मिनट, अच्छा सॉरी 0.73 आ रहा है ना। हाँ ओके ओके, एक सेकेंड, फिर भी कुछ गलत लिखा है क्या? ओके ओके ओके, यहाँ पर कैल्शियम और फ्लोरीन के बीच का दिया है। अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो ऊपर आप रेडियस ऑफ स्मॉलर एनायन लेते हो और नीचे रेडियस ऑफ लार्जर आयन लेते हो, यही लेते हो। तो जब आप फ्लोरीन बाय कैल्शियम का लेते हैं ना, फ्लोरीन बाय कैल्शियम का रेडियस रेशो, तो ये रेंज 0.225 से लेके 0.414 के बीच में आती है ना, ये तब आती इस रेंज में। लेकिन अब आपने क्या करा है, इस चीज को उल्टा ले लिया है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू देखो ज्यादा है और ऊपर वाली कम है, तो इसलिए तो आपकी वैल्यू यहाँ पर देखो कम रेंज में आ रही है। अब क्या कर रहे हो आप, ऊपर जो है ज्यादा वैल्यू को ले रहे हो और नीचे कम वैल्यू को, तो आपको सीधी बात है जो रेशियो दिखेगा वो ज्यादा ही दिखेगा ना, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है। ऐसा मत समझना कि हाँ ये तो टेट्राहेड्रल में आना चाहिए था सर, तो 0.225 से 0.414 में होना चाहिए था। पर हम फ्लोरीन बाय कैल्शियम का रेशियो लेंगे तब होगा वो। ठीक है, क्योंकि ऊपर हम छोटे आयंस को लेते हैं, नीचे बड़े आयंस को लेते हैं। पर बड़ा तो कैल्शियम 2+ है ना यहाँ पे फ्लोरीन से, इतना तो पता है ना, ये तो बड़ा आयन ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है। तो बस अब हमने उल्टा रेशियो लिया है, इसलिए आपकी ये वैल्यू 0.73 आ रही है। ओके, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। अगर ये फ्लोरीन बाय कैल्शियम का रेशियो इतना कहता तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होती। ठीक है भाई, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती। चलिए बात करें अब। अच्छा वैसे आप यहाँ पर देखोगे ना, तो कैल्शियम बाय फ्लोरीन का जो रेशियो आ रहा है ना 0.73, तो जब आप इसका स्ट्रक्चर उल्टा करके देखते हो ना जब फ्लोरीन का, अभी तो कहते हो कि फ्लोरीन जो है वो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में है, लेकिन ये इसके टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं आता। जब आप इसका टेट्राहेड्रल्स के बीच में बनाते हो ना, तो ये क्यूबिकल वॉइड में ही लगभग प्रेजेंट होता है। ओके,
ये जो वैल्यू होती है ना, ये लगभग लगभग क्यूबिकल वॉइड में ही आकर बैठी होती है इसके, इसीलिए आप यहाँ पर कह रहे हो कि ये क्यूबिकल वॉइड के आसपास आ रहा है। ऊपर जो आप लेते हो ना, ऊपर जो भी आप ऊपर वैल्यू लेते हो एक्स, और नीचे जो भी वैल्यू लेते हो वाई, उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। तो जो ऊपर वाले के लिए निकाल रहे हो ना, उसका जो रेशो आ रहा है वो उसी वॉइड के आसपास बैठा होता है। तो ये जब आप इसको देखते हो y बाय एक्स निकालते हैं, यानी फ्लोरीन बाय कैल्शियम, तो आपको टेट्राहेड्रल रेंज में दिखता। लेकिन जब x बाय वाई निकाल रहे हो, ठीक है, तो ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर क्यूबिकल वॉइड की रेंज में ही, और ये उसी के आसपास दिखाई भी दे रहा है आपको। ठीक है, दोनों एग्जिबिट करते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर। वैसे तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही कह रहा है, ठीक है, वैसे तो ये स्टेटमेंट यहाँ सही कह रहा है, पर आई थिंक इन्होंने लिखने का तरीका कुछ गलत लिखा है। देखो वैसे तो एससीसी भी आपका एक तरह का क्लोज पैक स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन हम इसको पूरी तरह से ऐसा लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे इसको हम पूरी तरह से ऐसा लिखना नहीं चाहिए, पर चलिए ठीक है, यहाँ पर आई थिंक हो सकता है कुछ मिसप्रिंट वगैरह दिया हो। एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिखना चाहिए मेरे ख्याल से तो। ओके, चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन के तरफ देखते हैं। तो ये आपका गेट 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है वो मिसप्रिंट हो, या फिर हो सकता है उसमें ही कुछ बाद में चेंजेस आए हो। तो ये क्वेश्चन देख लो गेट 2020 के लिए। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात करें अगर हम, तो पाउडर एक्सआरटी ने कॉपर के अल्फा लैम्डा की वैल्यू दी है उसने, पीक्स दिखा रहा है वो आपका 33.60 पे, और ये 2 थीटा की पीक है। ठीक है, ये 2 थीटा की पीक है 111 प्लेन के ऊपर। ए की वैल्यू पूछ रहा है राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल पे। चलो फटाफट कर लेते हैं फिर। हमें पता है एन लैम्डा, एन तो 1 ही होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2a बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया, n1 है। ठीक है, अब लैम्डा कितना दिया है भाई, 1.54 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 2a। एच की वैल्यू 111 है, तो मैं अंडर रूट 3 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थीटा जो आप यहाँ रखोगे ना, यहाँ तो 33.6 दिया है, पर हम जब इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये आपको दिया है कितना, 2 थीटा की वैल्यू 33.68। मुझे अगर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं इसे डिवाइड बाय 2 करूंगा, ये अप्रोक्स आपका 16.84 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर साइन 16.84 रखोगे, साइन 16.84 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू कैलकुलेट करोगे यहाँ से, तो ए की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 4.61 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस है, तो 4.61 एंगस्ट्रॉम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेंज हो सकती है आसपास की, अगर 61 नहीं आ रहा, 61 के आसपास कोई वैल्यू दिखेगी आपको, तो वो भी आपके करेक्ट आंसर में आ सकती है, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 61, 62 हो सकता है, 5 ऐसे करके कुछ रेंजेस हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ से बात करूं, तो देख लो ये क्वेश्चन, AgX क्रिस्टलाइज कर रहा है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में। ठीक है भाई, डेंसिटी दे दी उसने, यूनिट सेल लेंथ भी दे दी उसने, एटॉमिक वेट भी दे दिया। एक्स का एटॉमिक वेट पूछ रहा है कि जो ये एक्स है वो उसका एटॉमिक वेट यहाँ पर क्या होगा। तो देख लो, उसने पूरे एम की वैल्यू नहीं दी है, हमें पहले एम फाइंड करना पड़ेगा टोटल कितना आ रहा है ना। हमें जेड पता चल गया, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, मतलब ये यहाँ पर एफसीसी ही बना रहा होगा। एफसीसी के लिए रॉक सॉल्ट क्या होता है भाई, जेड आपका F4 होता है। तो चलिए डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी देखो उसने दी है कितनी, 6477 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको मैं 10 की पावर 3 ग्राम पर मीटर क्यूब लिख रहा हूं, इज इक्वल टू, एफसीसी के लिए जेड 4 है, एम मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये एम किसका होगा, एजीएक्स का, पूरे एजीएक्स का। ठीक है, ये एजीएक्स का एम होगा। अब नीचे मैं क्या रखने वाला हूं भाई, ए की वैल्यू कितनी है आपको यहाँ पर दी है 577.5 पिकोमीटर, तो मैं 577.5 इंटू 10 की और -12 इसका क्यूब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये आपका आ जाएगा ग्राम। ठीक है, ये आ जाएगा भाई आपका ग्राम पर मीटर क्यूब में। तो यहां से आप
ग्राम पर मीटर क्यूब से ग्राम मीटर क्यूब कट जाएगा डायरेक्टली, अब है ना, एग्जैक्टली कट सकता है अब यहाँ से। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो और यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल लो, सारा सॉल्व कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ करके सॉल्व कर लो और m की वैल्यू निकाल लो। तो जो आपकी यहाँ से m की वैल्यू आएगी, ये किसकी है, AgX की, है ना, यानी इसमें कौन कौन से आए होंगे, Ag का भी मोलर मास आ रहा होगा और X का भी मोलर मास आ रहा होगा, इन दोनों का ऐड करके आपका ये किसके इक्वल आ रहा है, 186.2 के आसपास आना चाहिए, इतना ग्राम पर मोल के आसपास आ रहा है। अब मुझे ये बताया कि यहाँ पर Ag का जो मोलर मास है वो 107.87 दिया हुआ है ना, तो क्यों ना मैं यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर दूं अगर, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो m ऑफ x क्या होगा, 186.2 माइनस 107.87 ले लो, ठीक है। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्स आएगी 78.33 ग्राम पर मोल के, ठीक है। तो ये भाई आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो ये Br का मोलर मास उसके आसपास है ना, ब्रोमीन का मोलर मास जो होता है उसके आसपास है। तो 2 डेसिमल में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 78.33 आ रहा है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ लेना कि बताओ ये कौन सा x है, क्वेश्चन में कल को मान ले आपसे ये कह दे ये सब निकलवा कर कि x बताओ कौन सा है, तो आप x भी बता सकते हो कि भाई ये 78 के आसपास जो वैल्यू आती है वो ब्रोमीन की आती है ना, क्लोरीन की होती तो ये 36 या 37 के आसपास आती, एवरेज मोलर मास 35.5 लेते हो, अगर उसके आसपास होती तो क्लोरीन बोल देते आप, है ना, 19 के आसपास आती तो आप फ्लोरीन वगैरह बोल सकते थे। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो, कौन सा एनायन है ये भी बता सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर देखो आपसे क्या बोल रहा है, डिफ्रैक्शन एंगल यहां पर क्या होगा इन डिग्री, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस बताना है आपको। HKL की वैल्यू दे दी 321, ठीक है। एटॉमिक रेडियस दे दी मेटल की 0.125 नैनोमीटर, BCC स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रहा है, एक्सरे की वेवलेंथ भी दे दी 0.0771 नैनोमीटर। तो बस थीटा निकालना है यार, कुछ नहीं करना, चलो थीटा निकालते हैं। तो मुझे पता है लेमडा एन, तो मैंने लेमडा कितना है भाई 0.0771 नैनोमीटर, देखो ये भी नैनोमीटर में है और ये भी नैनोमीटर में है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इक्वल रखने वाला हूं इसको। तो 0.0771 नैनोमीटर इज इक्वल टू 2a, 321 है। अगर मैं h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू की बात करूं तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 3 प्लस 4 13 प्लस 1 14, यानी अंडर रूट 14 आ गया आपका। तो मैं डायरेक्टली नीचे अंडर रूट 14 लिख दूं साइन थीटा, यहां से आपको थीटा कैलकुलेट करने में हेल्प मिल जाएगी। अब उसने देखो आर की वैल्यू दी है ना, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू दी है और वो भी BCC स्ट्रक्चर के अंदर, तो मुझे मालूम है 4r इज इक्वल टू √3 होता है, तो a निकालना है तो मुझे 4r/√3 करना पड़ेगा, ये वैल्यू होगी a की BCC के अकॉर्डिंग। चलिए पुट कर देते हैं, तो 0.0771 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, आर क्या है भाई 0.125 नैनोमीटर, डिवाइड बाय √14 चल ही रहा है और √3 एक साथ आ गया, और तो यहाँ से आपको साइन थीटा दिख जाएगा, है ना। सॉल्व कर लेना अब यहाँ से सॉल्व कर लेना थीटा की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी सब कुछ सॉल्व करने के बाद वो 59.5 या 59.9 के आसपास आएगी, ठीक है, 59.87 इसके आसपास आ रही होगी डिग्री में। अब उसने तो आपसे कहा है क्या, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, तो हम इसको लिख सकते हैं 59.9, ठीक है। अगर मैं इसकी रेंज बोल दूं आपको, पूरी रेंज बता देता हूं इसकी रेंज है 59.0 से लेके 61.0 तक, ठीक है, सॉरी 60.0 तक, इतना डिफरेंस नहीं आएगा और, ठीक है, इसके बीच में रेंज आएगी आपकी। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या करना था इसमें, बेसिक सा क्वेश्चन था, बस थीटा निकालना है, ठीक है। चलिए सारी वैल्यूज यूज करनी है बस आपको यहाँ पर।
आइए पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ। तो इस क्वेश्चन में देखो आपसे क्या बोल रहा है, पैकिंग एफिशिएंसी बताइए इन परसेंटेज फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो जब भी आप पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं ना, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है भाई आपकी, परसेंटेज में अगर आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहले आप ऊपर लिखते हो z मल्टीप्लाई विद 3D के लिए होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब, साथ में मल्टीप्लीकेशन विद 100 डिवाइड बाय ए क्यूब। ठीक है, ये होता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब बीसीसी के लिए z कितना होता है भाई, 2 होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100, ये चल ही रहा है। साथ में अब मुझे देखो a है, कुछ ना कुछ तो यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो मैं अगर a को r की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो सकता है कुछ। तो बीसीसी के लिए अभी बताया कि 4r/√3 आपका a के इक्वल होता है, तो 4r/√3 को मैं a के इक्वल रख के यहां पर सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं वापस। तो देख लो, जब आप यहां पर पुट करोगे तो 4r/√3 इसका होल क्यूब, ठीक है, ये आपको भी यहां पर सॉल्व करना है। तो जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्स आएगी 68 के। ठीक है, ये 68 के आएगी और आगे परसेंटेज लगा देना। तो भाई ये आपका बीसीसी के लिए हो गया 68%। वैसे तो याद होना चाहिए भाई, ये यहाँ पर सॉल्व करने वाली चीज है नहीं, ठीक है, याद रख लेना ये सब चीज। तो कि आपका एससीसी के लिए जो होता है ये 52.36% होता है, या फिर 52.4% भी बोल सकते हो। ठीक है, एससीसी के लिए 52.4, बीसीसी के लिए जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो 68% आती है। एफसीसी और एचसीपी 3D इन दोनों के लिए आपकी जो वैल्यू आती है वो 74% आती है। तो ये टेबल आप याद रख सकते हो। इसके आगे एज सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और आपके यहाँ पर जो डायमंड सेंटर्ड होता है उनके लिए भी पैकिंग एफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए भी आपके पास ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, तो जब आपने लेक्चर में सब देख रखे होंगे उसमें मैंने आपको कई सारी ट्रिक्स बता भी रखी हैं। चलिए, अभी फिलहाल हमें उससे ज्यादा काम नहीं है, तो पहले हम आगे की बात करते हैं। तो देखो, ये है आपका गेट का 2024 का क्वेश्चन। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन आया नहीं है पिछले साल 2025 में। तो पूछ रहा है कि कंपाउंड बताइए कौन कौन से यहाँ पर पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं इन सॉलिड स्टेट। तो देखो, जब भी आप पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर की बात करते हो ना, तो पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर्स की देखो पहचान कैसे हो सकती है। पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर या तो AbO3 फॉर्म में होते हैं या फिर AbI3 फॉर्म में होते हैं। बस इस चीज का ध्यान रख लेना। जिसमें से अगर AbO3 फॉर्म में है तो A+2 में होगा और B+4 फॉर्म में होगा, और अगर AbI3 की फॉर्म में है तो A+1 में होगा और B+2 में होगा। बस इस तरह से ध्यान रख लेना। देखो, ये तो मतलब ये तो लॉजिकली बात है ना, ये तो मतलब पढ़ के जाते ही हो इतना तो कि भाई सर Fe, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, Fe2O4, है ना। स्पाइनल केयर में तो मतलब आप हर कोई पढ़ के जाता ही है। ये +2 और +3 में होते हैं, तो ये तो दूर दूर तक ना तो ये इसके साथ रिलेट कर रहे हैं ना ही इससे, है ना। ये तो स्पाइनल्स हो गए, ये तो स्पाइनल्स हो गए ना, तो यहाँ पर ये तो हो ही नहीं सकते। और ये भी कैसा है, स्पाइनल स्ट्रक्चर है, ये भी +2 और +3 की फॉर्म्स में है, तो ये दोनों तो स्पाइनल है, ये बात ही खत्म हो गई। अब देखो यहां देखोगे कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड, तो ये +2 में होता है और ये +4 में होता है, इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये पेरोव्स्काइट है। सेम इधर देखोगे ये सीजियम +1 में है और ये Pb+2 में है और ये AbI3 की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही मोर प्रोमिनेंट आंसर होते हैं आपके। जनरली आप CaTiO3 देखोगे, BaTiO3 देखोगे, ये बहुत ही फेमस पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप खोल के देखो कभी बुक्स को तो BaTiO3 ये सब बहुत फेमस स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए अब जो एक क्वेश्चन आपका ये वाला रह गया था ये करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है 3 डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स हैं यूनिट सेल ऑफ मेटल, अलग अलग दिए हैं उसने, देखो अलग अलग वैल्यूज भी दे दी हैं। तो आई थिंक ये प्लेन दिख नहीं रहे होंगे, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो देखो आपका ये बनेगा कुछ ऐसा क्यूब,
चलिए रुकिए, मैं यहाँ नहीं, एक अलग से बना देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर क्यूब बनाऊँ कुछ इस तरह से, चलिए ठीक है, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले उसने क्या कहा है, 110 प्लेन, ठीक है, 110 प्लेन। चलिए पहले 110 प्लेन बनाकर देखते हैं कैसा दिखेगा। तो जो 110 प्लेन होगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है एक्स वाई जेड कहाँ ले रहे हैं हम। चलिए हम एक्स वाई जेड कुछ इस तरह से ले रहे हैं कि ये आपका एक्स है, देखो ये आपका क्या है, एक्स है, ये जेड है, और ये आपका वाई है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बेसिस पे। 110 कह रहा है वो, तो 110 का मतलब क्या हो गया भाई, आपका ये x पे 1 होगा, ठीक है, y पे 1 होगा, और आपका z पे ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही बनाते हो ना प्लेन्स, प्लेन कैसे लिखा जाता है देख लो। जब भी आप प्लेन बनाते हो तो 110 प्लेन मान लो मुझे बनाना है, तो आप क्या करोगे, पहले से वीज इंडिसेस में कन्वर्ट करोगे, यानी 1/1, 1/1 और 1/0, ठीक है। इसको उल्टा कर दिया तो ये आपका किस में बन जाएगा, वीज इंडिसेस में। तो यहां से आपका हो गया कि 1,1, यानी एक्स और वाई पे ये 1 और 1 पर आपका इंटरसेक्ट करेगा कुछ इस तरह से, लेकिन जेड पर ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मेरा जो प्लेन बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये आपका, देखो यहाँ पर प्लेन बन गया। ये कुछ इस तरह का प्लेन आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये आपका है 110 का प्लेन, ठीक है। एक सेकेंड, कौन से कलर से ले लेते हैं, ये है आपका 110 का प्लेन। अब 110 प्लेन में उसने देखो एक छोटी साइड दी है जो 0.2 नैनोमीटर की है, और एक बड़ी साइड दी है जो 0.39 नैनोमीटर की है, ठीक है। निकाल लो, चलो इसको भी देख लो इसको। ठीक है, ये लाल कलर से ले लेते हैं। तो जो छोटी साइड होगी वो पक्का है यहाँ पर इस साइड को दे रहा होगा, और जो लंबी साइड है वो पक्का डायगोनल की साइड होगी। तो उसने कहा छोटी साइड 0.2 नैनोमीटर की है, ठीक है जी, मुझे समझ आ गई एक बात। अब देखो जब आप तीनों प्लेन्स को बनाओगे ना, चलो 101 प्लेन बना के देख लो, है ना, सेम वही एक्स वाई जेड में ऐसे ही लेके चल रहा हूँ, डायरेक्टली मैं प्लेन बना रहा हूँ। तो 101 का मतलब क्या हो गया, एक्स पे 1 और जेड पे 1। तो ये आपका एक्स और जेड पे कुछ इस तरह से 1 और 1 का बनेगा, ये आपका इस तरह से। तो ये प्लेन आपका कुछ ऐसा दिखेगा भाई, ठीक है। ये आ गया 101 का प्लेन। 101 के प्लेन में वो कह रहा है छोटी साइड 0.3 की है और बड़ी साइड 0.32 की है। तो बड़ी साइड पक्का ये जो आपका डायगोनल है वही होगा, तो उसने छोटी साइड बोला है 0.3 नैनोमीटर है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे दिख रहा है कि एक साइड मुझे यहाँ की मिल गई क्यूब की, एक साइड मुझे क्यूब की यहाँ मिल गई। जब आप थर्ड प्लेन बनाओगे, थर्ड प्लेन क्या है, देखो भाई आपका 011, ठीक है। 011 प्लेन कैसा दिखेगा, 011 मतलब वाई और जेड पे आपका डायरेक्टली ये कट कर रहा होगा कुछ इस तरह से। तो ये प्लेन हो गया भाई आपका 011, ठीक है। ये आ गया भाई आपका 011 प्लेन। उसमें भी देखो अब छोटी साइड जो है 0.25 है और बड़ी साइड 0.36, तो मुझे सिर्फ छोटी साइड से मतलब है जो कि है ये 0.25 नैनोमीटर। तो अगर आप ढंग से देखोगे, क्या मैं इस पूरी साइड को ए कह सकता हूं, इस वाली साइड को बी कह सकता हूं, और इस वाली को सी कह सकता हूं, है ना। तो अब यहां से देख पाओगे कि ए बी और सी आपस में इक्वल नहीं है, सही बात है ना, बिल्कुल। ये क्या है, आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। और हमें मालूम है रिलेशंस की। तो सबसे पहली बात तो ये देखो यहाँ पर ना सारी जगह पर 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, सब जगह पर, सब जगह जितनी भी जगह दिख रही है सब जगह 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। ट्राई क्लिनिक में तो कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता ही नहीं है, इस चीज को तो पहले काट दो। और ए बी सी के रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि ए बी और सी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो टेट्रागोनल भी नहीं हो सकता। और मोनोक्लिनिक के अंदर भी आपका जो अल्फा
और गामा होता है सिर्फ वो 90 होता है, लेकिन जो बीटा होता है वो 90 के इक्वल नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखो मैंने अभी बताया कि सब एंगल जो है 90 डिग्री के ही बराबर है, और अगर ऐसा है सब प्लेन में 90 डिग्री एंगल है तो मतलब अल्फा बीटा और गामा आपके 90 डिग्री के बराबर पक्का रहे होंगे। ठीक है, सभी 90 डिग्री के इक्वल तभी आ सकते हैं यहाँ पर, वरना एक एंगल में पक्का चेंज आपको दिखाई देता ही देता। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका कहाँ मैच करेगा, ये देखो साफ, मोनोक्लिनिक तो यहाँ से कट गया तो ऑर्थोरोम्बिक ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोनोक्लिनिक में देखो भले ही ए बी और सी का रिलेशन ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भी यहाँ पर एंगल से आप काट सकते हो, ये तो दूर दूर तक नहीं होगा। इसमें तो अल्फा बीटा और गामा सब आपस में अनइक्वल होते हैं, और ये 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं होते हैं, तो ये तो दूर दूर तक आंसर हो ही नहीं सकता था। और इसके लिए अगर आप बात करोगे तो ए बी और सी तीनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ऐसा नहीं, सिर्फ ए और बी इक्वल होते हैं, बी सी इक्वल नहीं होते। तो आई होप आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि ये क्रिस्टल को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ना, बिल्कुल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम के अंदर। तो अगर मैं बात करूं आपकी, तो भाई यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अगर आपको इसी तरह से सारे वीडियो सॉल्यूशंस एक जगह पर चाहिए, जैसे सॉलिड स्टेट का आपको एक साथ मिल गया, इसी तरह से अगर आपको हर टॉपिक का सॉल्यूशन एक तरफ चाहिए वीडियो सॉल्यूशन, तो आप नीचे जाइए, चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे मेंबरशिप का बटन दिया होगा वहाँ ज्वाइन करिए, और आपको सारे वीडियो सॉल्यूशंस अपडेटेड दिखेंगे, जो भी आपकी स्टार्टिंग होगी वहां से लेके 2000 जो भी आपका रिसेंट पेपर होगा वहां तक। ठीक है, और अगर आपको फुल तरह से आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है शुरुआत से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो आप यहाँ पर विज्ञान वृक्ष के ऐप पर जाइए, वहां पर नेट और गेट का आप वहां पर कोर्स परचेज कर सकते हैं, और वहां से आप अपनी तैयारी को शुरू भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई नीचे यहाँ पर लाइक का बटन दिया है, उस पर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए भाई, अब हम यहाँ पर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।